जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये जो वीडियो है किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, यानी कि कौन इस वीडियो को देखे ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो ये। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे, बैंक, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए यूज़फुल है। स्पेशली फॉर ये रेलवे के लिए बनाया जा रहा है। रेलवे की जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, एएलपी की हो, आरपीएफ की हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी की वैकेंसी हो, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे जैसे वो कक्षा 11 में या फिर कक्षा 9 में हैं, तो अगर वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। तो आइए हम लोग इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, यानी ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। दरअसल ये जो चैप्टर है आपके जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पे 2 सिलेबस कवर हो रहा है। फिजिक्स के साथ साथ आपका जियोग्राफी भी आपका क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो चलिए यही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी पिंड हैं या फिर कह सकते जितने ग्रह उपग्रह हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे पे कह सकते हैं कि बल लगाते हैं। तो इसी गुण को या इसी कारण को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो आप गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी गुण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो उम्मीद करूँगी इतनी बातें क्लियर। अब आइए हम समझेंगे इसमें ग्रह क्या होता है। तो ग्रह दरअसल एक आकाशीय पिंड होता है जो क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, अर्थात सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 ग्रहों के नाम लिख रखे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये मैंने क्या किया है कि सूर्य के आधार पर, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर रखा है। तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध होता है और सबसे दूर का ग्रह सूरज से वरुण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर शुक्र होता है, फिर अपनी पृथ्वी होती है, फिर पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होता है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें समझ में आई होगी। तो ग्रह की परिभाषा हम आप ऐसे कहेंगे कि वह आकाशीय पिंड जो क्या करेगा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगा या चक्कर लगाएगा, उसे ग्रह कहते हैं। अब ग्रह की बात करें तो ग्रह में बेसिकली 8 ग्रह होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से अगर बात करें सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है। और अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अगर बात करें कि नज़दीक या दूर की, तो सबसे सूर्य से सबसे नज़दीक बुध होता है और सूर्य से सबसे दूर जो होता है वो वरुण होता है। अगर हम बात करें कि इसमें परिक्रमण काल किसका सबसे कम होता है, तो बुध ग्रह जो होता है इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के चारों तरफ ये बहुत ही कम टाइम में चक्कर लगा लेता है। जबकि अगर बात करें सबसे ज़्यादा समय, तो वो वरुण ग्रह है, जो क्या करता है कि ये लगभग 165 वर्ष में एक बार ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन अगर बात करें बुध ग्रह की, तो ये महज 84 मिनट में ही ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर बात करें अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपनी जो है वो 365 दिन 6 घंटे में, एग्जैक्ट नहीं है, इसके इधर उधर और भी थोड़ा मोड़ा है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अपनी पृथ्वी जो होती है वो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है सूरज का, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे उपग्रह किसे कहते हैं, सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट की परिभाषा ये है, जैसे भी हमने बात किया कि वे आकाशीय पिंड जो क्या करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करेंगे, उन्हें ग्रह कहेंगे। उसी तरह वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करेंगे, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बने, मतलब प्रकृति में वो रहते हैं पहले से, जिसको इंसान द्वारा ना बनाया गया हो, वो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। और अगर बात करें कृत्रिम उपग्रह की, तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब वे उपग्रह जो इंसानी कलाकारी द्वारा या मानव द्वारा बनाए गए होंगे, वो आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो चंद्रयान होता है, मंगलयान है, अभी सूर्ययान भेजा गया था, तो ये सभी आपके क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि पृथ्वी, मतलब जितने ग्रह हैं उन सभी के पास कितने कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, मंगल के पास 2 है, बृहस्पति के पास 63 है, शनि के पास 31 है, यूरेनस यानी वरुण के पास 27 है, नेपच्यून यानी वरुण के पास 13 है। बाकी एक ग्रह और है जिसका नाम है प्लूटो। हालांकि इसको 2006 के बाद से ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ये 52 ग्रह में आता है, फिर भी इसके पास एक उपग्रह है। बाकी बुध और शुक्र की बात करें तो इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक होने की वजह से ये मतलब इतने छोटे आकार में होते हैं कि क्या करता है कि सूर्य इनको जला के ख़त्म कर देता है। तो जिस वजह से बुध और शुक्र के पास ये सूर्य के अधिक नज़दीक होने के कारण इनके पास खुद का उपग्रह नहीं है। अब इसमें ग्रहों से संबंधित केपलर के 3 नियम हैं, जो कि यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है प्रश्न। तो ग्रहों से संबंधित केपलर के जो नियम है, पहला नियम ये इन्होंने ये बताया है कि सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका सूर्य है, ठीक है, सन है, और ये आपका कोई ग्रह है। तो ये क्या करता है, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, यानी एग्जैक्ट वृत्त की तरह नहीं होता है, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है इस तरीके से। तो इनका ये पहला नियम है। दूसरे नियम में इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट ग्रह यहाँ पे है, तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा यहाँ होगी। अगर मान लीजिए ये ग्रह एक दिन में यहाँ कहीं पहुँचा, ठीक है, एक दिन में ये ग्रह यहाँ कहीं आ गया, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी। तो इनमें देखा मान लीजिए इतना एरिया इसने क्या किया, कवर कर लिया। अब मान लीजिए यही ग्रह गति करते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर एक दिन बाद ये यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो इसको मिलाने वाली रेखा और इसको मिलाने वाली रेखा, तो कहने का मतलब जितना एरिया इधर होगा ना उतने एरिया इधर भी कवर करेगा, कहने का मतलब ये। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी अगर एक दिन में यहाँ से यहाँ है तो इतना एरिया कवर किया, तो उतना ही जब वो एक यहाँ से यहाँ तक आने में एक दिन लगेगा तो उतना एरिया इधर भी क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये इनका दूसरा नियम है। तीसरा नियम इनका ये है कि किसी भी ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग और उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। मतलब ये है, जैसे सपोज दैट ये सूरज है, ये कोई क्या है, ग्रह है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पे ये इसका हो जाएगा लघु अक्ष और ये इसका हो जाएगा दीर्घ अक्ष, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कोई ग्रह है वो क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर काट रहा है, तो इस ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, यानी अगर इसका परिक्रमण काल मान लेता हूँ टी है, इसका वर्ग, और इसका कह रहा है मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी जो दीर्घ बड़ा वाला जो अक्ष है इसका अर्ध इसको अगर मान लेते हैं ए, तो इसके तृतीय घात यानी 3 घात के क्या होगा, समानुपाती होता है। तो ये केपलर का तृतीय नियम है। अब आइए हम लोग बात करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं। तो अगर बात करेंगे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम में बताया क्या, तो इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं, उस बल को पता करने के लिए न्यूटन ने क्या किया था, एक सूत्र दिया था जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि सन 1686 में न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कणों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन्होंने इसमें ये बताया था, और इन्होंने ये बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। यानी कहने का मतलब कि ये हमेशा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, कभी उसको दूर भेजने का काम नहीं करता है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये फार्मूला दिया था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। अगर बात करें इसके नामकरण की, तो इसमें अगर F की बात करें तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये पहले पिंड का द्रव्यमान होता है, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, और r का मतलब होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ से आपसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा G से संबंधित, तो यहाँ पे G का आंकिक मान आपका पूछ सकता है, इसका मात्रक पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अगर बात करें कि G का मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक होता है किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड के घाते -2। तो ये होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका आंकिक मान क्या होता है, तो इसका आंकिक मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना कि जो G होता है इसका मान हर जगह, चाहे वो पृथ्वी की बात करें, चाहे चंद्रमा या फिर कहीं की बात करें, तो इसका मान नियत होता है, बदलता नहीं है। G का मान जो होता है वो फिक्स होता है
9.67। जैसे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो पृथ्वी पर 9.1 होता है, जबकि अगर चंद्रमा की बात करें तो वहाँ पे 1.63 हो जाता है। तो यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो स्थान बदलने पे बदलता है, लेकिन जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका इसलिए नाम ही पड़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि ये सभी जगह क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर बात करें पृथ्वी की त्रिज्या तो ये होता है 6400 किलोमीटर, या फिर इसको आप 6.4 × 10⁻6 मीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी तो ये होती है 3,84,000 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगर बात करें पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण काल कितना होता है, तो 365 दिन 6 घंटे होता है। अगर बात करें चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है, तो इसका देखिए चंद्रमा का जो होता है ना, पृथ्वी के चारों तरफ और अपने अक्ष पे दोनों का जो परिक्रमण काल होता है लगभग सेम होता है, वो होता है 27.3 दिन होता है। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी जो होती है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अगर बात करें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछ लेता है, तो एक मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और एक होता है न्यूटन बटे किलोग्राम। उसी तरह अगर बात करें कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। यानी अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है तो इसमें 6 से भाग कर देंगे तो 1.633 करके आता है, या फिर इसको आप लगभग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो होता है 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ये लगभग में होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से यानी वायु की अनुपस्थिति में, यानी वहाँ पे हवा ना हो, निर्वात हो कह सकते हैं, ऊपर से गिराई जाए तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे या फिर किसी भी सतह पर वो पहुंचेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए अगर ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अगर दो पिंडों को एक साथ और सेम ऊंचाई पर अगर छोड़ेंगे, मतलब अगर उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो अगर उनको किसी निश्चित ऊंचाई पर एक साथ छोड़ेंगे तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसका सीधा जवाब होता है दोनों एक साथ पहुंचेंगे, और ये तब पहुंचेंगे जब वायु क्या होगी, अनुपस्थित होगी, यानी निर्वात होगा। तो किसी भी, चाहे वो हल्का हो भारी हो, इससे नहीं मतलब होता है। अगर उनको सेम डिस्टेंस से अगर आप छोड़ते हैं तो वो सेम, जैसे कोई सतह होगी तो उस पर समान समय पे वो दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आप समझ लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा ये होता है कि किसी भी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी दूसरे पिंड पर अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखा सकता है, या कह सकते हैं जहाँ तक वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उसी क्षेत्र को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी पिंड के एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है और इसका ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई पिंड रखा है, ठीक है, ये कोई मतलब इसी के लगभग साइज का कोई दूसरा पिंड रखा हुआ है। तो इसके इस पिंड के यानी इस वस्तु के प्रति 1 किलोग्राम, यानी प्रति 1 किलोग्राम में जितना बल लगेगा, भाई देखिए जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, यानी कोई पिंड है, इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई दूसरा पिंड लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, ये इस पर एक बल लगाएगा। तो इस पिंड के हर 1 किलोग्राम में जितना बल ये लगाएगा उसी को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको बेसिकली आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो आई बराबर होता है F/m। मात्रक की बात करें तो न्यूटन बटे किलोग्राम, और गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यह एक सदिश राशि होती है। अब आइए हम लोग थोड़ा से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कुछ बातों को हम लोग कर लेते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हालांकि हमने बताया कि वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मान जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी के तल से ऊपर जाए या पृथ्वी के तल से नीचे जाती है तो उसके मान में क्या होता है, कमी होती है, यानी ऊपर जाने से भी और पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर भी कमी होती है। अगर मान लीजिए किसी भी पिंड को अगर आप पृथ्वी से नीचे लेके जा रहे हैं तो उसके मान में क्या होती है, कमी आती जाती रहती है। अगर उस पिंड को अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक लेके चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बात करें कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 होता है, इसका जो प्रमाणिक मान होता है ये 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल से लिया गया है, ठीक है। अगर बात करें कि पृथ्वी तल पर जी का मान
तो पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और बात करें ध्रुवों पर तो यहाँ पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी की जो आकृति होती है, इसका मुख्य कारण पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना है। जैसे इधर समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है, ये पृथ्वी है। दरअसल पृथ्वी जो है ना वो पूरी तरह से गोल नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी लिख रखा है, इसको पहले पूरा समझ लीजिए कि पृथ्वी की जो आकृति होती है पूरी तरह से गोल ही नहीं है या गोल नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों पर कुछ चपटी है, और विषुवत रेखा पर इसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। मतलब ये है कि जैसे देखिए ये एग्जैक्ट गोला नहीं होता है, ऊपर यानी ध्रुवों पर क्या होता है, हल्का से चपटा होता है। और जैसे इसकी अगर बात करें, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो ध्रुवों की जो त्रिज्या होती है विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों की त्रिज्या से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि जैसे अगर बात करें कि ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्रुवों पर, हाँ, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, जबकि बात करें विषुवत रेखा पर तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु को ध्रुवों पर रखा जाएगा तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होगा। अगर किसी वस्तु को विषुवत रेखा पर रखा जाएगा तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे 2 छोटे टॉपिक और हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इन पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय विभव क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय विभव की परिभाषा ये है कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और इसको बेसिकली वी से प्रदर्शित करते हैं। इसके फार्मूले की बात करें तो वी बराबर होता है -W/m। यहाँ पे दरअसल ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाना चाहता है कि जो कार्य होता है वो हमें करना नहीं पड़ता है, बल्कि कार्य हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, इसलिए हमें ऋणात्मक दर्शाना पड़ता है। अगर बात करें गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक होता है जूल/किलोग्राम, और यह एक अदिश राशि होती है। उसी तरह बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, तो हालांकि दोनों की परिभाषाओं को भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन अंतर है। अभी क्या अंतर है मैं बताऊँगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसमें यह आप कहेंगे किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसको बेसिकली हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि होती है और इसे भी हम लोग ऋणात्मक में मेजरमेंट करते हैं। अब आइए थोड़ा सा दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है और इसका ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कहने का मतलब इस इतने एरिया तक ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अब यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लेता हूँ 1 किलोग्राम है। ठीक है, ये अनंत पे कहीं रखी है। तो अनंत से किसी वस्तु को अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, दरअसल उसे हम गुरुत्वीय विभव कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जो वस्तु है ये 1 किलोग्राम ना होकर, एकांक ना होकर कुछ इसका अलग मान हो, तो अगर उसको अनंत से आप गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तब वहाँ पे जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोनों में क्या डिफरेंट है ये समझ में आ गया होगा। इसमें गुरुत्वीय विभव में एकांक बोलना, एकांक का मतलब वो 1 किलोग्राम का हो सकता है, 1 कुंटल का हो सकता है, 1 धरा का हो सकता है, ठीक है, 1 ग्राम का हो सकता है। बाकी अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक एकांक होगा, वो उसका द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप चाहेंगे तो इसमें से आप कम से कम मिनिमम 50 प्रश्न आप बना सकते हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा हमने अपने तरफ से जितना हो सका हमने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। इसी तरह और भी वीडियो हम आपके लिए लाएँगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।